एक मिनट रुकना। ये बाद में देखता हूँ, बाद में साथ में अपलोड कर दूंगा तो। अभी प्रोसेस पे चलते हैं। हम आज मैंने एक बेसिक प्रोसेस अपने आपको बताया था, जो डिजिटल फॉरेंसिक की एक डेफिनेशन होती है उसमें भी आया था। तो आप में से कोई भी बताओ कि जो साइबर फॉरेंसिक का एक बेसिक प्रोसीजर क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का, जो कॉमन स्टेप्स होते हैं उसके। डिजिटल फोरेंसिक का सर। डिजिटल फॉरेंसिक का, क्योंकि इसमें डिजिटल तो फॉरेंसिक का ही करेंगे हम। अब जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स के बारे में या इंसिडेंट हैंडलिंग के बारे में जो बताना था मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, बाकी सारा हमारा इंसिडेंट रिस्पॉन्स का ही इसका फॉरेंसिक का ही चलेगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो एक बेसिक प्रोसेस होता है साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का, वो क्या रहेगा? वो था आइडेंटिफाइंग, हम्म प्रिजर्विंग, हम्म एनालिसिस, हम्म फिर प्रेजेंटिंग। ठीक है। बेसिक 4 स्टेप्स थे। इनको अलग अलग, मतलब कि थोड़ा और ब्रेक डाउन करके देखता हूँ, बताओ तो थोड़ा राहुल, और क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं इसमें? स्टेप्स को ब्रेक डाउन करो। सर एनालाइज, आइडेंटिफिकेशन, रिपोर्टिंग, कलेक्शन और प्रिजर्विंग डिजिटल एविडेंस, डिस्क फोरेंसिक्स, प्रेजेंटेशन। मैं बताता हूँ मैं प्रोसेस में क्या क्या रहेगा। जो डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेस मैंने बताया था वो क्या था, PHFI इंट्रोडक्शन में चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस और रिपोर्टिंग। बेसिक ये 6 स्टेप्स होते हैं जो, अगर हम डीपली जाएं, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन मैंने बता दिया था आपको। जो भी हमारा आर्टिफैक्ट होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके उसको फेराडे बैग्स का यूज करते हुए उसमें डालेंगे। फेराडे बैग में डाल करके फिर हम उसको एनालाइज करने के लिए हमारे लैब प्रिजर्व प्रिजर्व करके हम अपनी लैब में लेके आएंगे। अब इसमें आपको फेराडे बैग के बारे में पता है क्या होता है? फेराडे बैग, राहुल किसके आपको बारे में सर? फेराडे बैग क्या होता है? कभी नहीं सुना आपने फेराडे बैग का, राहुल? नहीं सर। मैं बताता हूँ। जैसे आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें एक मिनट रुको, इसमें हो था यार, फेराडे बैग, इसमें नहीं दिख रहा है।
मैं दिखाता हूँ आपको फेराडे बैग। ये होते हैं फेराडे बैग्स। हम इनका यूज करते हैं किसी भी हमारे आर्टिफैक्ट को प्रिजर्व करने के लिए। इनका यूज क्यों किया जाता है? जब भी हम किसी भी डिवाइस को इसके अंदर डाल देंगे, फेराडे बैग के अंदर, तो ये इसके सारे सिग्नल्स और किसी भी नेटवर्क से ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इससे डेटा टैम्परिंग और जो हमारी डेटा अल्ट्रेशन से उसको बचाएगा, हमारे एविडेंस को। अब ये है, ये भी फेराडे बैग में ही आता है, स्टोरेज किट। अलग अलग टाइप के स्टोरेज जो हमारे फेराडे बैग्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। अभी मान के इसमें एक सिनेरियो मैं देता हूँ तुम्हें, मेरे को बताना। अगर मान के चलो कि हम किसी दूर दराज किसी गांव के क्षेत्र में हैं, किसी गांव में गए हैं जहाँ पे शायद हमने अ, कोई क्राइम हुआ है। क्राइम सीन में हमें 20 डिवाइसेस मिले हैं अलग अलग, जो कि डिजिटल डिवाइसेस हैं। अब हमारे पास जो फेराडे बैग्स हैं वो 15 हैं। तो बाकी के 5 फेराडे बैग्स को कैसे अरेंज करेंगे या क्या करेंगे? क्योंकि हमें आसपास में कहीं से भी फेराडे बैग्स वहां नहीं मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में? क्या कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? मंगवा लेंगे सर। अभी ये मान के चलो, अगर हम किसी ऐसी जगह में हैं जहाँ से जाना जा कर कर अगर वो फेराडे बैग लेके आएंगे तो उसमें कम से कम टाइम लगेगा। अ, जो कितना टाइम लग सकता है, जैसे 10 या 12 घंटे लग रहे हैं। तो फिर उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? क्योंकि इतना टाइम तो हमारे पास होगा ही नहीं। इतने टाइम में तो बाहर रखे रखे उसमें वैसी अल्ट्रेशन हो जाएगी डेटा की, अगर कोई करना चाहेगा तो नेटवर्क से। डिवाइसेस को कैरी करके ले जाएंगे। है। तो डिवाइसेस को अपने साथ ले जाएंगे जल्दी जल्दी। नहीं ऑप्शन है सर। राहुल, आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? शायद से आपने नेटवर्किंग में किया होगा ये, पता है? वो शेल कंट्रोल सर। नहीं। पता नहीं सर। हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, जो हमारा एल्यूमिनियम फॉयल होता है उसका यूज करेंगे। उसके 3 से 4 लेयर बनाएंगे और उसके अंदर हम अपना जो भी डिजिटल डिवाइस होगा उसको रखेंगे, ताकि उसमें ये चीज जो हमारे यूएसए की जो फोर्सेस अफगानिस्तान में रहती थी ना। सपना, काफी लेट आते हो आप क्लास में। 23 मिनट हो चुके हैं अभी, काफी लेट हो जाते हो। टाइम से ज्वाइन किया करो, फिर आधी क्लास ऐसी छूट जाएगी आपकी, फिर वो टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा, अच्छे समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि आधी चीजें छूट जाया करेंगी उसमें। तो मैं बता रहा था कि उस सिचुएशन में हम एल्यूमिनियम फॉयल का यूज करेंगे। एल्यूमिनियम फॉयल का कैसे यूज होता है मैं दिखाता हूँ आपको। एल्यूमिनियम फॉयल, फेराडे। जो यूएस की फोर्सेस थी ना, मैं आपको पता होगा अफगानिस्तान में जो ऑपरेशन कर रही थी, ऑपरेट कर रही थी 2000। यस सर। तो वो क्या करते थे, अब ये देख रहे हो, ये फेराडे बैग की तरह यूज किया गया है इसको। ये ग्लास और ग्लास के यहाँ पे इन्होंने एल्यूमिनियम फॉयल का यूज किया। अब जब भी हम किसी भी चीज डिजिटल डिवाइस को एक किसी एल्यूमिनियम फॉयल की 3 या 4 लेयर के अंदर रैप कर देते हैं, तो नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो किसी भी नेटवर्क से, एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाता है। अब इसका बेसिकली यूज क्यों किया जाता है? ताकि हम मान के चलो हम कहीं, जब हम ट्रेवल कर रहे हैं कहीं से भी, अब अ, जब हम क्राइम सीन से उस जो डिजिटल डिवाइस है, जो हमारा आर्टिफैक्ट है, उसको लैब तक लेकर के जाएंगे, तो वो क्या होगा कि अगर मान के चलो किसी हम कैफे के पास से गुजर रहे हैं, कैसे कैफे के पास से निकल रहे हैं, तो वहां पे क्या हो सकता है,
अब हो सकता है कि वो रेगुलरली जो सस्पेक्ट है जहाँ से हमने वो मिला है वो उस कैफे में जाता हो, तो उसका जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो सकता है। तो उससे वो अगर किसी भी वाईफाई या किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट हुआ तो उसमें डेटा एल्ट्रेशन होने का खतरा बढ़ जाएगा, और वहां से वो डेटा एल्टर उसको उसमें किसी प्रकार के एल्ट्रेशन कर सकता है। तो ये होता है एक तो। और दूसरा, जो एल्यूमिनियम फॉयल का जो आइडिया था, वो यूएस की जो डिफेंस फोर्सेज यहाँ पे रह रही थी, तो ये यूज करती थी ताकि वहाँ पे जो तालिबान फोर्सेज थी, वो उस उनके सिग्नल्स को और उनके जो मोबाइल फोन जो डिवाइसेस हैं उनको ट्रैक ना कर पाए। तो इसीलिए वहां पे ये इसका यूज करते थे, एल्यूमिनियम फॉयल का। वो अपना जो उनका जितने भी डिजिटल डिवाइसेस होते थे वो इस टाइप से उनको रैप करके रखती थी। समझ में आया कि क्यों यूज किया जाता है? यस सर। तो और अगर हम मान के चलो हमारे पास, हमें उसको अगर यूज भी करना है कहीं, अब मान के चलो हो सकता है कि हमें उस पे एनालिसिस कंडक्ट करना है, तो हम उसका क्या करेंगे? तो उसके लिए ये बैग, ये आते हैं, केसेस आते हैं इसमें। तो इसके अंदर वो रखा जाता है और यहाँ से ग्लव्स के अंदर से, ये ग्लव्स बने होते हैं, हम इसके थ्रू उसको एक्सेस कर पाएंगे। नेटवर्क से डिस्कनेक्टेड रहेगा ये। और इसकी ये स्क्रीन हमें दिख रही है और यहाँ पे भी ग्लास लगा हुआ है, तो हम अंदर भी उसकी स्क्रीन में झांक सकते हैं। समझ में फेराडे बैग्स का यूज कैसे होता है और क्या होता है, क्यों किया जाता है? यस सर। ये होता है डेटा एल्ट्रेशन, और जो हम उसमें प्रिजर्विंग का जो एक फेज होता है ना, प्रिजर्वेशन का, जो हमने उसमें देखा था सेकंड स्टेप में, तो प्रिजर्वेशन में यूज होता है वो। फिर दूसरा जो प्रिजर्वेशन के लिए हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे राइट ब्लॉकर। राइट ब्लॉकर का मैंने आपको बताया था शायद से पहले। पता है क्या होता है राइट ब्लॉकर? राहुल, आदित्य, सपना, राइट ब्लॉकर के बारे में पता है क्या होता है? नो। सपना, राहुल। इसके लिए क्या होता है ना, जब भी हम किसी भी डिवाइस को हमारे सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, तो हो सकता है कि हमारे सिस्टम से ही अब मान के चलो किसी मालवेयर पे हम काम कर रहे हैं। अब उसको हमें स्टैटिक उसमें एनालिसिस कंडक्ट कर रहे हैं उस पे। अब हमारे सिस्टम में अगर कोई मालवेयर है, तो हो सकता है कि हमारे सिस्टम में जो हमारा एंटीवायरस है, उस मालवेयर को उसको डिलीट कर दे, या कुछ भी उसको उसके अंदर कोई डेटा एल्ट्रेशन हो जाए। तो उस फेज में क्या होगा? तो उसमें क्या करेंगे, हम राइट ब्लॉकर का यूज करेंगे, ताकि वो उसको किसी भी प्रकार की उसमें, उसको सिर्फ रीड करेगा ना तो एग्जीक्यूट हो सकता है और ना ही वो उसमें किसी भी प्रकार का राइट या एडिटिंग हो सकती है। यही होता है। अब मान के चलो कोई भी अगर, इसीलिए हम इमेजिंग का यूज करते हैं। राइट ब्लॉकर से एक चीज और होती है, अब मान के चलो हमने किसी भी उसको एक्सेस किया, हम किसी भी कोई जेपीजी फाइल है, हमने उसको एक्सेस किया, तो उसका मेटा डेटा ही चेंज हो जाएगा अगर हमने उसको वो किया, तो वो भी एक अल्टरेशन में आएगा। तो इसीलिए राइट ब्लॉकर का यूज किया जाता है। तो उसमें क्या होगा, हम सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ भी राइट या किसी भी प्रकार का कुछ भी उसमें चेंज नहीं कर पाते हैं। या अब मान के चलो कोई फाइल है, हम उसकी प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि मान के चलो ये एक फाइल है, इस पे मैं जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए, या फिर कुछ भी यहाँ से शेयर करना है या कुछ भी रीनेम करना है। और कभी कभी क्या होता है कि हम माउस, जैसे मैं माउस से काम कर रहा हूँ, यहाँ से रफ है, अगर सरफेस रफ है, स्मूथ नहीं है, तो ये माउस खुद से भी इधर उधर चला जाता है पॉइंटर। अब मान के चलो वहां से ये अगर डिलीट हो गई, तो फिर वो भी अल्ट्रेशन हो जाएगी डेटा की, वो तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि उसमें ये देखा जाता है कि हम राइट ब्लॉकर का यूज करें, और ये भी एक जो एविडेंस और आर्टिफैक्ट प्रिजर्वेशन का जो स्टेप है उसमें आता है। फिर उसके बाद आता है हमारा एनालाइजिंग फेज, या एक्वायरिंग या रिकवरी फेज जिसको बोलते हैं। हम राइट ब्लॉकर का यूज करेंगे, राइट ब्लॉकर से फिर हम जाएंगे, हमारा जो भी टूल होगा
जैसे एफटीके का हम इमेजिंग के लिए यूज करेंगे, तो इमेजिंग का यूज करके हम उसमें वहां से डेटा एक्वायर करेंगे। फिर हमने डेटा की जितनी भी जो भी डेटा था, जो भी स्टोरेज डिवाइस था, उसका उसकी इमेज, एक इमेज फाइल बना ली। अब उस इमेज फाइल को क्या करेंगे, हम लोड करवाएंगे दूसरे, एक हमारा टूल है अटॉप्सी टूल में। अब उस अटॉप्सी टूल में लोड करवाने के बाद में क्या होगा, हम उसमें वो जो भी इमेज फाइल में जो भी हम डेटा था, चाहे वो डिलीटेड फाइल्स थी या हिडन कोई डेटा था, या फिर जो उसमें डेटा प्रेजेंट था, सभी हर प्रकार का डेटा उसमें हमें इमेज फाइल में मिल जाएगा। 1 मिनट रुकना गाइस। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो उसके बाद हमारा आएगा एनालिसिस फेज। जो 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 हमारी इमेज फाइल रहेगी उसको हम लोड करवाएंगे हमारे एनालिसिस टूल में, जो कि अटॉप्सी यूज करेंगे हम अभी। लेकिन हम जब भी किसी इन्वेस्टिगेशन में, रियल जो लाइफ में जब हम किसी कहीं पे भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो हम ओपन सोर्स टूल का यूज ना करके हम प्रीमियम टूल का यूज करते हैं। जैसे कि एफटीके टूल किट यूज होता है ज्यादातर, और दूसरे और भी बहुत से टूल हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमारा यूज होता है वो एफटीके टूल किट ही यूज होता है। तो एफटीके टूल किट का यूज होता है। यूफिड सेलिब्रिटी है, एक सेलिब्राइट है, उसका यूफिड है, तो उसका भी यूज होता है। तो अलग अलग टूल्स हैं। तो अभी अभी हम अटॉप्सी का यूज करेंगे। वो भी उसका भी जो इंटरफेस है वो लगभग सिमिलर है, और जो प्रोसेस रहता है वो सेम रहता है उसमें। फिर उसके बाद में इसमें एनालिसिस करने के बाद में अटॉप्सी में हम जाएंगे रिपोर्टिंग फेज में। अब जो भी जब हम उसका प्रिजर्वेशन, जो आइडेंटिफिकेशन से लेके जो रिकवरी तक का जो फेज रहेगा, उसमें चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन होगी। हमारा एक, जो मैंने कल चेन ऑफ कस्टडी का बताया था ना आपको, चेन ऑफ कस्टडी का एक ऐसा फोल्डर बनता है, एक फॉर्म बनता है, किस एजेंट ने बनाया है, जिसके पास था, केस नंबर क्या था, आइटम नंबर क्या था। आपने आपने एक चीज देखी है, जो भी, अगर मान के चलो मेरे को कुछ डिवाइसेस मिले हैं, एक ये मोबाइल फोन है मेरे पास, एक मेरे को स्मार्टफोन मिला है, एक ये फीचर फोन मिला है मेरे को। जो कीपैड मोबाइल्स होते हैं ना, वो फीचर फोन बोले जाते हैं। ये एक स्मार्टफोन है, एक ये हमें फीचर फोन मिला है। ये एक और हमें पीसी या लैपटॉप, हमें एक ये लैपटॉप मिला है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें एक और स्मार्टफोन मिला है। मान के चलो ये सैमसंग का है, ये आईफोन है, और ये एक फीचर फोन है, आईटेल का लगा लो, आईटेल। और ये एक एचपी का कोई लैपटॉप है। ठीक है। और एक हमें यहाँ पे पेन ड्राइव मिली है, मान के चलो सैनडिस्क की है। ठीक है, ये सैनडिस्क की एक पेन ड्राइव है, इसको सैनडिस्क लगा देते हैं। तो ये सैनडिस्क की एक पेन ड्राइव मिली है। अब ये अलग अलग वो मिले हैं हमें। अब मान के चलो स्मार्टफोन हमारे पास में 3 है, ये एक स्मार्टफोन हमें और मिला है, ये भी सैमसंग का। अब मेरे को ये बताओ, इसको हम नोट कैसे करेंगे? हम जो, अब मान के चलो एक रिपोर्ट देनी है हमें कि क्या क्या हमें
यहाँ से आर्टिफैक्ट्स जो हैं, जो डिवाइसेस हमें मिले हैं, उनको नोट डाउन कैसे करेंगे? कोई आइडिया है कि कैसे नोट डाउन करेंगे इनको? लिस्ट बना के पहले लैपटॉप फोन वन, फोन फोन आईपैड फोन, टैबलेट फोन, या फिर रिजर्व लैपटॉप का नाम एचपी लैपटॉप, सैमसंग फोन दूसरा, एक आईफोन। अब मान के चलो मैंने इसकी एचपी लैपटॉप लिख दिया, रिपोर्ट में डाल दिया एचपी लैपटॉप। अब जब वहां पे जाएगा, कोर्ट में हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी है, कोर्ट में जब जज उसको वो बोलते हैं कि कौन सा एविडेंस अब लेके आना है, जो प्रेजेंट करना है कोर्ट में, तो तब क्या होगा? तब वो कैसे बुलाएंगे उसको? एचपी लैपटॉप बोल के बुलाएंगे या क्या बोल के बुलाएंगे? एविडेंस नंबर 1 सर, इस हाँ तरह से। उसमें, हाँ उसमें क्या होता है, जैसे ये आइटम लिखा हुआ है, वो आइटम नंबर आता है वहां पे। उसमें क्या होता है, इस पे एक पर्ची चिपकाई जाती है, जो स्टिकी नोट्स होते हैं ना हमारे, उस टाइप से एक पर्चियां लगाई जाती हैं, और उस पे इसका आइटम नंबर दिया जाता है, एविडेंस नंबर या आर्टिफैक्ट नंबर उस पे लिखा जाता है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको अभी, ये क्राइम सीन है। अब जैसे इस पे ये लगा हुआ है ना, ये क्राइम सीन एक है। अब मान के चलो यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स हैं, तो ये अलग अलग क्राइम सीन्स हो जाएंगे। ये क्राइम सीन एक है, अगर किसी दूसरे रूम में कुछ हो रखा है तो क्राइम सीन नंबर 2 हो गया। या अलग अलग प्लेसेस पे या एक ही रूम के अंदर अगर अलग अलग टेबल्स हैं, अगर अलग अलग डेस्क डेस्क है, तो वहां पे भी ये क्राइम सीन डिवाइड हो जाएंगे, क्राइम सीन 1, क्राइम सीन 2, उसके अकॉर्डिंग। तो क्राइम सीन एक में हमें क्या क्या डिवाइसेस मिल सकते हैं? इसमें डेस्कटॉप है, फिर एक ये यहाँ पे टेलीफोन है, फिर ये एक सीडी, जो सीडी डिस्क है, एक ये स्मार्टफोन है। तो ये इस टाइप से अलग अलग वो हो जाएगा, इन सभी का नोटेशन होगी। फिर इसमें क्या होगा, अब इसमें जो ये लिखा हुआ है ना, ये इसी जैसे ये स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं, ये स्टिकी नोट्स पे लिखा जाता है इसका सीरियल नंबर। अब इसका जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप का जो मॉनिटर है, मॉनिटर का एक अलग सीरियल नंबर रहेगा, क्योंकि कंपनी की तरफ से सीरियल नंबर आता है, वो सीरियल नंबर देना होता है उसमें हमें। और इसके जो कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड का एक अलग सीरियल नंबर रहेगा, फ्लॉपी डिस्क का एक अलग रहेगा अगर सीडी है। फिर हर एक उसका एक अपना सीरियल नंबर रहता है, वो सीरियल नंबर डालेंगे इसमें। फिर उसको एक एविडेंस नंबर या आइटम नंबर दिया जाएगा, वो आइटम आइटम नंबर लिखा जाएगा, जैसे A2 दे दिया, A1 दे दिया। अब अगर मान के चलो जैसे हमें लैपटॉप मिला है, एक लैपटॉप मिला है, तो एक लैपटॉप को जैसे लैपटॉप को दे दिया L1। अब अगर कोई हमें स्मार्टफोन मिला है, अगर 3 स्मार्टफोन मिले हैं, तो उसमें दे दिया S1, S2, S3। अगर कोई हमें फीचर फोन मिला है, जो हमारे कीपैड मोबाइल होते हैं ना, उसको कीपैड मोबाइल नहीं बोला जाता, उसको हम फोरेंसिक की लैंग्वेज में फीचर फोन बोलते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि जब भी वो बात होगी तो फीचर फोन ही बोला जाएगा, उसको कभी भी हम कीपैड मोबाइल नहीं बोलते। फिर इसमें सीरियल नंबर रहेगा। फिर अगर इसमें कुछ यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क है, या जैसे कि कोई कहीं से टूटा हुआ है, या उसके अंदर कुछ यूनिकनेस अगर हमें दिखाई दे रही है, तो वो भी डालेंगे। उसका कलर है, जो कोई कलर किस कलर का है, और वो सब चीजें जितनी भी इसकी हम डिटेल डाल सकते हैं, सारी डिटेल्स इसमें जाएंगी। समझ में आया कि कैसे उसको कलेक्ट किया जाता है? जो स्टार्टिंग के 2 फेज होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं, उनके अंदर उनके उनके अंदर क्या रहेगा, उसमें चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन रहेगी। उसके बाद भी चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन होती है कि हमने कितने बजे उसको जो आर्टिफैक्ट है लॉकर से निकाला है, कितना टाइम हमने उस पर एनालिसिस कंडक्ट किया है, कितना टाइम हमने उस पर रिकवरी कंडक्ट की है। तो वो सारी चीजें और उसके जो लॉग्स होते हैं, लॉग्स भी रिपोर्ट के अंदर जाते हैं। मैं आपको एक काम बताता हूँ। आप नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लास होगी मंडे को, तो आप अलग अलग जो भी है एक रिपोर्ट तैयार करके लेके आना, किसी चेन ऑफ कस्टडी की कहीं से भी आप निकाल के, तो उसको एक तैयार करके लेके आना। अलग अलग जगह से देखना, रिसर्च करना उस पर किस टाइप से बनती है। ठीक है? फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा कि एक चेन ऑफ कस्टडी की जो रिपोर्ट बनती है वो कैसे बनती है। बाकी मैं दिखाऊंगा भी अभी आपको।
आगे चल के। अभी जैसे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, अब उसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इलीगल एक्टिविटीज committed using computers, networks, and digital devices. It usually involves gathering digital evidence, tracking down cyber criminals, and building a case that can stand up in court. अब इसमें क्या होगा, पहली लाइन तो मैंने बता दी, आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इलीगल एक्टिविटीज। जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज या कोई भी क्राइम है तो उसके अगेंस्ट जो भी हमें आइडेंटिफाई करना है, जो भी एविडेंस होंगे या आर्टिफैक्ट्स होंगे, और उसको उनको एनालाइज करके उनके ऊपर जो जो एक्शन लेने हैं वो सब एक्शन लेंगे। अब इसमें क्या है, हम इसमें डिजिटल एविडेंस को एनालाइज करके हम ट्रेस करते हैं साइबर क्राइम्स को। अब मान के चलो एक फ्रॉड हुआ है, एक रियल केस बताता हूँ मैं क्या हुआ था इसमें। उस केस में जो हमारे दिल्ली का साइबर सेल था, और एक प्राइवेट कंपनी भी थी जो उस पे इन्वेस्टिगेशन में उनकी हेल्प कर रही थी, और जो पुलिस थी, पुलिस तो कर ही रही थी। अब एक किसी अकाउंट से फ्रॉड करके पैसे निकाले जाते हैं, तो वो पैसे आगे जाके बढ़ते रहते हैं, अलग अलग अकाउंट्स में जाते हैं। तो इस प्रकार से होते होते वो जो केस है वो झारखंड में चला जाता है, झारखंड तक चला पहुंच जाता है। तो जो पुलिस होती है और साइबर सेल होता है, उनको इन्वेस्टिगेशन करते करते 2 महीने निकल जाते हैं झारखंड में। क्योंकि जो जिसने फ्रॉड किया था उनकी एक पूरी टीम थी, उनके कुछ बंदे हमारे यहाँ पे दिल्ली में थे, कुछ झारखंड में थे, कुछ साउथ की किसी स्टेट में थे। तो उसमें क्या हुआ, अब जो पैसा था वो अलग अलग अकाउंट्स में गया, जितने भी अकाउंट्स थे उसमें जो पैसा वो गया वो फ्रीज कर दिया गया। लेकिन वो झारखंड में जो उनके लोग थे जो फ्रॉड कर रहे थे, उनको डिटेक्ट करने में और उनको इन्वेस्टिगेट करने में वहां पे 2 महीने निकल गए। अब केस दोबारा दिल्ली पहुंच गया, यहाँ पे भी कुछ जो लीड्स थी वो मिली कि कहाँ कहाँ क्या क्या लोग हैं, और जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो, तो वो जब पुलिस और जो साइबर सेल की जो टीम थी वो दिल्ली आई। दिल्ली में उन्होंने देखा और उन्होंने फिर पूरा एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया। तो उनको जो जिस बंदे के अकाउंट में पैसे आए थे वो मिल गया। तो लेकिन उसको उन्होंने जब पकड़ा ना, तो वो उन्होंने ना तो उसके घर पे पकड़ा, ना उसको किसी रास्ते में कहीं पे पकड़ा। उन्होंने उसको पकड़ा उसके दोस्त के घर पे। वहां पे पहले से लोग जो साइबर सेल के लोग थे, और जो प्राइवेट कंपनी के जो साइबर इन्वेस्टिगेटर थे वो, और पुलिस, सब लोग वहीं पे आ रखे थे। उन्होंने चारों तरफ आपने देखा होगा जैसे सीआईडी में और उसमें जो क्राइम पेट्रोल में सीन होते हैं, कि पुलिस के जो बंदे होते हैं वो अपने फॉर्मल्स में चारों तरफ खड़े होते हैं। तो उसी टाइप से वो उन्होंने कर रखा था, वो बिल्कुल वैसा ही सीन। और वहां गए और जैसे ही वो आया तो उसको पकड़ लिया गया। अब पकड़ने के बाद में उससे जो पूछताछ हुई कि जो मनी उसके अकाउंट में आया था वो कहाँ गया, तो उसने बोला कि वो कैश निकाल करके किसी को उसने दिया था, लेकिन अब वो भी उसको नहीं जानता जिसको दिया। अब जो उसने पहले तो जो मूवीज में हम देखते हैं तो उसने वही सब किया कि आपके पास वारंट नहीं है और वो सब है। क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होता है, ये सब चीजें चलती हैं, वो बाद में उसको हैंडल कर लेते हैं पुलिस वाले। अब उन्होंने क्या किया, जो उनको काफी टाइम हो गया था उसी केस पे काम करते करते, और वो सारा इंडिया घूम चुके थे उसी केस के चक्कर में। तो अब वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके थे सब लोग। तो उन्होंने क्या किया, उसको वहीं पे पहले तो 2 थप्पड़ मारे अच्छे से उनको, जब फिर उसकी थोड़ी जो अकल थी वो सही आई, फिर उसके बाद में उसको उसको बोला गया कि उसको टाइम लिमिट दी गई कि आपको 4 या 5 दिन के अंदर या तो आप उसकी इंफॉर्मेशन दोगे जिसको भी आपने पैसा दिया है, अदरवाइज आप सरेंडर करोगे। अगर आप सरेंडर नहीं करते हो तो फिर वो खुद से इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर वो उसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो उसको मतलब कि एक इनडायरेक्टली धमकी दी गई। अब कभी कभी क्या होता है इन केसेस में, जो जो इनोसेंट लोग होते हैं वो भी फंस जाते हैं। तो ये इन चीजों में हमें ध्यान देना होता है। और एक मैं आपको पीडीएफ और शेयर करूंगा आपके साथ में,
जिसमें ये बताया गया है कि जब भी कोई साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है या कोई भी फ्रॉड होता है तो उसमें क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो हमारे I4C की हैं। I4C जानते हो क्या है? कोई भी? आदित्य, राहुल, सपना। नो सर। I4C नहीं पता? आदित्य, राहुल, आप में से किसी को पता है? नो। सो नहीं गए कहीं अभी? देख लो नो आप। सर, नहीं नो सर। सर, नहीं सर। I4C ये हमारी गवर्नमेंट की एक और वेबसाइट और ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना साइबर क्राइम से के रिगार्डिंग जितना भी सब रहता है वो सब यही का देखती है। उनकी ये वेबसाइट है, इस पे आप देख सकते हो अलग अलग, जैसे NCFL है हमारी, तो ये सब वर्क करती है। तो इसकी कुछ गाइडलाइंस है, आप इसको विजिट कर सकते हो। मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ इसका। और एक मैं आपको PDF भी देता हूँ जो कि तेलंगाना पुलिस की तरफ से है। साइबर लॉज तो मैंने कल दे दिए थे, हैंडबुक टैकलिंग साइबर क्राइम। एक बार इसको डाउनलोड करो, अगर डाउनलोड हो जाए तो मेरे को एक बार बताना, फिर मैं आगे बताता हूँ। होगी डाउनलोड? राहुल, आदित्य, सपना। यस सर। आदित्य, सपना, आपको? यस सर। ठीक है। तो इसमें जो हम हमारा इसको एक बार रीड करना, अगर कोई क्वेश्चन हो या इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम लगे तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो। एक बार इसको देखना है। अब इसमें क्या होता है, जो अलग अलग हमने एविडेंस गैदर किए हैं, एविडेंस डिजिटल जो एविडेंस है वो लिए हैं, उनको ट्रैक डाउन करना, अब ट्रैक करके साइबर क्रिमिनल तक पहुंचना, फिर उनके खिलाफ एक केस जो है वो बिल्ड करना, ये काम रहता है हमारा साइबर फोरेंसिक का। अब इसमें 3 फेज आते हैं अलग अलग। अब कौन से 3 फेज हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग किसी भी एक इन्वेस्टिगेशन के? क्या क्या फेज हो सकते हैं, कोई बता सकता है? सपना, आदित्य, राहुल। कोई बता सकता है कि क्या क्या फेज रहेंगे हमारे इन्वेस्टिगेशन? आइडेंटिफाई करना, फिर उसका एनालाइज करके फिर रिपोर्ट वो तो बनाना। नहीं नहीं नहीं, वो तो एक स्टेप हो गया ना। मतलब कि एक फेज वो होते हैं, फेज होते हैं, जैसे कि क्राइम हुआ है उस टाइम पे, क्राइम से पहले, क्राइम के बाद का, और ये सब क्या क्या फेज हो सकते हैं? उसमें 3 फेज रहेंगे: प्री इन्वेस्टिगेटिंग फेज, इन्वेस्टिगेशन फेज, और पोस्ट इन्वेस्टिगेशन फेज। अब इसमें क्या क्या होगा जो प्री इन्वेस्टिगेशन फेज में क्या आ सकता है आपके अकॉर्डिंग, कोई भी बताओ।
प्री इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या रहेगा? आदित्य, राहुल, सपना। सर बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा और ओके। जो भी वहाँ पे क्राइम सीन पे जो भी चीज़ हो बेसिकली। ओके, कोई और? राहुल, आदित्य। So pre-investigation please. हाँ, प्री इन्वेस्टिगेशन फेज में। नहीं सर, ओके, इन्वेस्टिगेशन फेज में क्या रहेगा? इन्वेस्टिगेशन फेज में क्या क्या रहेगा? या आप एक चीज बताओ कि प्री इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या रहेगा? उसको आप क्या बोलते हैं, कि उसका मतलब क्या है प्री इन्वेस्टिगेशन फेज का? सर वो है कि इंफॉर्मेशन गैदर करना, फुल फ्लैज इन्वेस्टिगेशन से पहले की जो प्रिपरेशन होती हैं, जिस कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर उसके हिसाब से डिवाइस को लेके जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन किस तरह होगा। प्री इन्वेस्टिगेशन फेज में क्या क्या होता है? deals with task to be performed prior the commencement of actual investigation। अब जब भी हम किसी इन्वेस्टिगेशन, अब मान के चलो कोई क्राइम हुआ नहीं है, हम उससे पहले जो रेडी रखते हैं, अब जैसे कि आपने शायद से हॉस्पिटल्स के बारे में सुना होगा या हॉस्पिटल में देखा होगा। जैसे हॉस्पिटल्स में हर वक्त जो एम्बुलेंस है वो रेडी रहती है, जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे ज्यादा मतलब कि इमरजेंसी केसेस जो आते रहते हैं, वहाँ पे एम्बुलेंस हो गई और जो इमरजेंसी स्टाफ है वो हर टाइम हर वक्त अलर्ट पे रहता है। तो उसी टाइप से होता है कि हम इन्वेस्टिगेशन से पहले हमारे पास सभी चीज होनी चाहिए। जैसे टूल हो गया, हमारे टूल्स हमारे पास सभी रेडी होने चाहिए, जितने भी टूल्स होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक टूल किट है, ये एक टूल किट है हमारी, जिसमें अलग अलग टाइप्स के हमारे जितने भी टूल्स हमारे इन्वेस्टिगेशन में या प्री जो हमारे वहाँ पे यूज होने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन में, वो रहेंगे। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं? इन्वॉल्व सेटिंग अप ए कंप्यूटर फॉरेंसिक लैब। हमारे पास एक लैब रेडी रहनी चाहिए जिसमें हम हमारे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेंगे, जहाँ पे हम हमारा एनालिसिस और हमारी रिकवरी का जो फेज रहेगा वो वहाँ पे होगा। अब बिल्डिंग अ फोरेंसिक वर्क स्टेशन। अब इसमें फोरेंसिक वर्क स्टेशन का यूज होता है। हम वहाँ पे नॉर्मल पीसीस का यूज नहीं करते हैं। उसमें क्या यूज होगा मैं दिखाता हूँ। फोरेंसिक वर्क स्टेशन क्या होती है? फोरेंसिक वर्क स्टेशन, ये होते हैं हमारे फोरेंसिक वर्क स्टेशन। ये बहुत ही ज्यादा सुपर फास्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं, इनकी स्टोरेज भी अच्छी होती है। और आप ये सब हमारे पास में रेडी होना चाहिए हर वक्त। ये एक जो मोबाइल वर्क स्टेशन है, ये मोबाइल वर्क स्टेशन होता है जो हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, कहीं पे भी, जैसे लैपटॉप जैसा होता है। और जो ये हमारा ये लैब्स के लिए यूज होता है, जो सीपीयू जैसा दिख रहा है ये, इसमें बहुत स्टोरेज होती है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के लिए स्पेसिफिकेशंस बहुत जबरदस्त होती हैं इसकी। मैं दिखाता हूँ आपको। पैलेडियम का एक वो है, पैलेडियम और सुमरी बोला जाता है। सुमरी, सुमरी कंपनी है और पैलेडियम इसका वो है। जैसे हार्डवेयर इसके देखेंगे, एआई वर्क स्टेशन, ये हैं इसके वर्क स्टेशन। आप देख रहे हो इसकी कॉस्ट, और इसमें क्या क्या रहेगा इसके स्पेसिफिकेशंस अगर हम देखेंगे, वर्क स्टेशन देखते हैं तो इसको देखते हैं आप।
अब आप इसमें देखो 14 जनरेशन प्रोसेसर है इंटेल का, और सीपीयू है वो i7 है, कोर i7, 32 GB रैम है। जो ग्राफिक कार्ड है वो ये है, और स्टोरेज इसकी 1 TB तक की है। अब इसमें देखो, आप देखोगे इसमें जिनोन जो है हमारा, जिनोन प्रोसेसर का यूज होता है ज्यादातर, हम इसका यूज नहीं करते हैं सीपीयू में। अब आप इसमें कस्टमाइज भी कर सकते हैं, i7 भी रख सकते हैं, और जो भी अपने हिसाब से वो करना है, इसकी एडिशनल कॉस्ट दी हुई है यहाँ पे। फिर एनवीडिया जो रैम है, रैम कस्टमाइज कर सकते हो, 192 GB तक की जो रैम है हम इसमें कर सकते हैं वर्क स्टेशन में। फिर जो हमारे अलग अलग जो ग्राफिक कार्ड्स हैं, ग्राफिक कार्ड को अगर हमें अपडेटेड चाहिए और ज़्यादा अच्छे चाहिए तो वो हम इसमें अपडेट करवा सकते हैं। अब अगर हमें स्टोरेज, एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए तो वो भी हम इसमें इंटीग्रेट करवा सकते हैं। अब डेटाबेस स्टोरेज अगर कोई हमें चाहिए तो वो हम इसमें अलग से करवा सकते हैं। जैसे कि रेड होता है, रेड के बारे में सुना है? रेड क्या होता है? कैसे, मैंने पहले आपको बताया था रेड में। डेटा ये होता है रेड। इसमें क्या होता है, मल्टीपल डिस्क लगी होती हैं, जैसे ये है, आपको मैं दिखाता हूँ इधर। इस टाइप से मल्टीपल डिस्क होती हैं इसमें। ये डिस्क हमारी ड्राइव लगी होती हैं, और इसमें बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज होती है। अगर हमें वो इंटीग्रेट करवाना है तो वो भी हो सकता है इसमें, डेटा स्टोरेज में। प्रोसेसिंग ड्राइव ड्राइव चाहिए तो वो भी मिल सकती है हमें इसमें। तो इसमें हम अपने हिसाब से जो भी हमें चीज़ें चाहिए वो सब हम इसमें लगवा सकते हैं, और अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फुल्ली कस्टमाइज होता है ये। समझ में आ रहा है ना भाई? यस सर। हाँ। और इसकी कॉस्ट देखो, कॉस्ट क्या होती है, 4,500 सर डॉलर थोड़ा तक सा। की है। जो बेसिक इसकी कॉस्ट है वो 4,500 डॉलर तक की है। और अगर हम इसमें लैपटॉप्स देखते हैं तो हमें लैपटॉप्स भी ये देखने को मिलते हैं अलग अलग। टेलिनो, इसकी बेसिक कॉस्ट क्या है, जो 34,500 $34,500 तक की है। अगर हम इसको देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं। विंडो 11 प्रो पैलेडियम, अगर हमें वो कस्टमाइज हो सकती है अगर हम चाहें तो। रैम है, रैम 96 GB तक की मिल सकती है इसमें। जीपीयू है, जीपीयू आप देख सकते हो इसमें, ये जीपीयू मिल रहा है। और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ कर सकते हैं 4 TB तक। तो ये एक मतलब क्या है कि फुली कस्टमाइज हो सकता है, और हम इसको क्या अपने हिसाब से जो इसकी स्पेसिफिकेशंस है वो रख सकते हैं। मैं और दिखाता हूँ मैं कुछ आपको, जो साइंट के हैं। वर्क स्टेशन, इसके ये कुछ दूसरी कंपनी है ये, इसके जो अलग अलग वो मिलते हैं हमें देखने को। डिजिटल इंटेलिजेंस के हैं ये, और साइंट के हैं ये, जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, इसके हम वर्क स्टेशन देखते हैं तो। साइंट कंपनी के बारे में सुना होगा आपने।
ये इसका वर्क स्टेशन है जो साइंट ने बनाया है। हमारे इंडिया की E-SET40 है, लेकिन वो ज़्यादातर कॉपी कॉपी ही करती है दूसरे जो सिस्टम्स होते हैं उनको। अपना कुछ इसका प्रोडक्ट मिला नहीं है, कभी देखा नहीं है। हम इसको इससे भी मंगवा सकते हैं, इसकी द्रोणा है ये। सर्विसेज सॉल्यूशंस वर्क स्टेशन द्रोणा नाम से आता है इसका वर्क स्टेशन। तो ये भी हम देख सकते हैं। तो जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, इसमें जो सिस्टम हम हमारे यूज किए जाते हैं, तो इन वर्क स्टेशन को हमें रेडी रखना होता है और इनको अच्छे से मैनेज करके रखना होता है। हमारे जो अलग अलग केसेस में और जो हमारे यूज हो सकता है, जो क्राइम सीन अलग अलग सिनेरियोज में यूज हो सकता है, तो उसे हमें पहले से ही बना करके रेडी रखना होता है। उसमें बाद में कस्टमाइजेशन नहीं करनी होती कि अभी स्टोरेज कम पड़ गई और उसमें स्टोरेज ऐड करनी पड़ रही है, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम बाई चांस अगर हो कभी ज्यादा ही कुछ इमरजेंसी हो तब कस्टमाइज हो सकता है, अदरवाइज हमें पहले से रेडी इसमें रखना होता है। प्री इन्वेस्टिगेशन फेज में ये सब आता है, क्योंकि किसी भी कंपनी को तभी वो कोई केस या किसी उस पे किसी केस में काम करने का या किसी उसमें इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लेने का मौका मिलता है जब उसके पास में ये सब चीजें पहले से रेडी हों। डेवलपिंग एन इन्वेस्टिगेशन टूल किट, जो इन्वेस्टिगेशन टूल किट है, जैसे ये टूल किट है, ये सब हमारे पास में रेडी होनी चाहिए। ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जो इन्वेस्टिगेशन टूल किट होती है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टूल। ये आती है, ये देख रहे हो, आपने देखा होगा, उस आपने मूवीज में देखा होगा, जो डिफेंस फोर्सेस के जो लोग आते हैं उनके पास में ऐसा सूटकेस देखा होगा, उसी में लैपटॉप खुलता है। तो ये वर्क यस सर। तो ये उसमें यूज होता है। आपने तब ये हमारा टूल किट होती है जिसमें हमारे सभी अलग अलग, जैसे ये राइट ब्लॉकर यूज हो रहा है, राइट ब्लॉकर के साथ में इसी में ही हमें देखने को मिलेगा वो जो हमारा इमेजिंग का टूल होता है, इसी में ही हो जाता है। ये अलग अलग जो हमारी केबल्स उनसे कनेक्ट होने वाली हैं वो सभी केबल्स हैं। और ये फेराडे बैग है, ये सब अलग अलग फेराडे बैग हैं, छोटे और बड़ी चीजों के लिए। तो ये सब इसमें यूज होता है, ये पावर बैकअप के लिए है। तो ये सब चीजें हमें पहले से रेडी रखनी होती हैं। एक आप देखोगे टफ बुक, टफ बुक जो पैनासोनिक का ये टफ बुक है, अगर आपको पर्सनल यूज के लिए चाहिए या आपको लगता है कि आपको इस टाइप का कुछ खरीदना है, तो आप ये खरीद सकते हो। इसकी कॉस्ट क्या है, लगभग 7 लाख के आसपास का कुछ कॉस्ट इसकी पड़ रही है आपको। ये आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ, ये इस टाइप से कुछ दिखता है, आप यहाँ से इसको कर सकते हो। तो ये टफ बुक्स आती हैं, इनका भी यूज होता है। ये जल्दी से मतलब कि ऐसे कहीं पे टूटती नहीं है या गिर के ऐसे टूट जाए, वो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं रहता जैसा हमारे लैपटॉप्स का रहता है। इसमें अलग अलग पोर्ट्स और ये सारा का पूरा एक सिस्टम होता है, वर्क स्टेशन ही होता है एक पूरा। तो ये भी हमें पहले से रेडी रखना, हमारे प्री इन्वेस्टिगेशन फेज में आता है कि ये सब चीजें हमारे पास होनी चाहिए। सेटिंग अप एन इन्वेस्टिगेशन टीम, अब सबसे जरूरी फेज। मैंने उस दिन आपको बताया था जब मैं निस्ट का जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स का वो बता रहा था आपको कि टीम कैसे बनती है, याद है? हेलो गाइस। यस सर, हर किसी रोल पे दो बंदे होते हैं। हाँ, तो उसमें वो जो हमें इन्वेस्टिगेशन टीम है, हमें वो भी रेडी रखनी होती है। हमें पहले से वो सब चीजें हमें डिफाइन करके रखनी होती है कि अगर कोई किसी भी हम केस में जा रहे हैं तो किसका क्या काम रहेगा, वो डिफाइंड होना चाहिए।
ये नहीं है कि कोई अब एक जो स्पेसिफिक टास्क है वो किसी एक पर्सन के लिए है और उसमें कोई दूसरा भी उसके बीच में घुसे जा रहा है, तो उससे क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन पे फर्क पड़ता है और वो जो काम बनने की जगह बिगड़ता रहता है, तो इन्वेस्टिगेशन खराब हो जाए उसमें, जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, इसीलिए पहले से टीम उस टाइप से रखी जाती है। गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द रिलेवेंट अथॉरिटीज, और हमारे पास मतलब कि अलग जो हमारी अथॉरिटीज हैं, जैसे जुडिशरी होगी और पुलिस होगी, और जो हमारे अलग अलग ऑथराइजेशन हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे हमारे पास अथॉरिटी होनी चाहिए और हमारे पास परमिशन होनी चाहिए किसी भी इन्वेस्टिगेशन पे जाने के लिए। जैसे आपने एक वारंट के बारे में तो सुना ही है, एक आपने देखी होगी, डॉक्टर लाल पाथ लैब, सुना है डॉक्टर लाल पाथ लैब के बारे में? यस सर। जो डॉक्टर लाल पैथ क्या था, हाँ, यस सर, यस सर। ये वाली जो लैब है, ये इसमें और दूसरी लैब्स में क्या डिफरेंस है? बेसिकली हम पहले क्या होता था, जब भी किसी कोर्ट में किसी को भी अपनी मेडिकल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, वो अगर किसी को दिखानी है तो उसको या तो किसी सिविल हॉस्पिटल से या किसी ना किसी सरकारी हॉस्पिटल से हमें रिपोर्ट्स निकलवा करवानी होती थी, और वहां से वो सारा होता था। फिर अगर वो किसी सरकारी हॉस्पिटल की या किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन की है, तभी वो उसमें कोर्ट में एडमिसिबल होती थी, अदरवाइज वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती थी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल की। फिर एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जो जो प्राइवेट लैब्स थी उनको सर्टिफिकेशन देती थी, तो डॉक्टर लाल पाथ लैब है वो उनमें से ही एक है। उसी जो वही ऑर्गेनाइजेशन है, वही सेम ऑर्गेनाइजेशन हमारी फॉरेंसिक लैब्स को भी वो क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट देती है, जो कि हमें आगे काम करने में और मतलब कि जो हमें आगे केसेस मिलने में और अलग अलग जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ काम करने में हेल्प करती है। समझ में आ रहा है ना गाइस? बोरिंग तो नहीं लग रहा? नहीं सर। ये क्या हो गया? सॉरी गाइस, वो गलती से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं ये बता रहा था कि जो हमारे पास लाइसेंस होते हैं, वो लाइसेंस होना चाहिए हमारी लैब के पास में। फिर ही हम उस किसी भी हमारे पास ऑथराइज्ड लाइसेंस होना चाहिए ताकि हम उस पर काम कर सकें। तो ये सब आता है प्री इन्वेस्टिगेशन में। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है? इन्वेस्टिगेशन में आता है कंसिडर्ड एज द मेन फेज ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। अब इसमें आता है आइडेंटिफिकेशन, और जो हम क्राइम सीन पे जाते हैं हम इसमें जाते हैं, हम उसमें नहीं जाते हैं क्राइम सीन में। वो हमारा जो पहले से हमें रेडीनेस रखनी होती है, जो रेडी करके रखना होता है सब कुछ, वो होता है। अब जो इन्वेस्टिगेशन फेज है उसमें क्या होगा, इस टाइप से रहती है सब कुछ। अब इसमें देख रहे होगे आप कि जो भी काम चीजें हैं सब डिजिटल चीजें हैं, इसमें कुछ भी ऐसा आलतू फालतू कुछ भी सामान आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे किसी ने कोई चाय पी रहा है या कुछ इस भी प्रकार का, वो सब चीजें यहाँ हमें लैब में नहीं करनी होती वहाँ पे। क्योंकि उससे क्या होता है कि कभी हो सकता है कि अगर चाय वगैरह वहीं पे हम पी रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, तो वो एविडेंस को टेम्पर कर सकती है और उसको खराब कर सकती है। अब जो इसमें राइट ब्लॉकर और जो हम एफटीके मेजर जो हमारा हार्डवेयर टूल होता है वो हम यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे,
जो ये टूल है, ये टूल यूज किया जाता है दोनों के लिए, जो हमारे इमेजिंग के लिए भी और राइट ब्लॉकिंग के लिए भी। ये टेबलो का आता है, टेबलो राइट ब्लॉकर, ये आता है राइट ब्लॉकर, इस टाइप से आता है। ये पूरी की पूरी किट आती है, जिसमें कि ये टूल्स होते हैं हमारे तीनों, और ये अलग अलग केबल्स आती हैं जो कनेक्टर होती हैं इसकी, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास में रहेंगी, और इसमें एडिशनल हमें कुछ ऐड करवाना है तो हम यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। कुछ एडिशनल अडेप्टर्स या केबल्स हमें चाहिए तो हम यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। और जो हमें एक बेसिक जो चीजें हमें मिलती हैं, एक जो बेसिक जो इसका पैक है उसमें, तो ये चीजें हमें मिलती हैं। बाकी जो एडिशनल चीजें होती हैं, जो कंटेंट इसमें मिलता है, वो ये सब चीज रहता है जो हम इसमें क्लेम कर सकते हैं, या हम ले सकते हैं उनसे एडिशनल पैसे करके, जो एड ऑन करवाना होता है। ये चीजें हम उसमें एड ऑन करवा सकते हैं किट में। समझ में आ रहा है ना भाई कि कैसे क्या है ये टूल्स, यस सर। कौन से टूल्स होते हैं और क्या क्या इनकी कॉस्ट है। अब इसमें क्या ऐड ऑन करवा सकते हैं, रीड और राइट ब्रिज ऐड करवा सकते हैं यहाँ पे। फिर जो साटा अडेप्टर किट है वो करवा सकते हैं यहाँ। फिर फायर वायर अडेप्टर है वो करवा सकते हैं इसमें ऐड ऑन। साटा एसएसडी अडेप्टर है वो ऐड ऑन करवा सकते हैं। मीडिया कार्ड है, जो एक्सटर्नल रीड ओनली मीडिया कार्ड है, तो वो भी करवा सकते हैं इसमें। तो इस टाइप से हम अलग अलग चीजें इसमें ऐड ऑन करवा सकते हैं। अगर हमें यहाँ से, अब मान के चलो हमें थोड़ा कॉस्टली लग रहा है, तो हम इसमें से सास ब्रिज है वो रिमूव करवा सकते हैं इसमें से, और सास ब्रिज को रिमूव करवाएंगे तो वो $400 उसमें कम हो जाएंगी उसकी कॉस्ट। इसकी बेसिक कॉस्ट क्या है, एक 2455 $2455 का है ये। इंडियन करेंसी में कितना होगा, INR टू USD टू INR का था ना, कितना था, 2455, कितना कितना, 2454 और 99। ये देखो, ये है 2,12,999, मतलब कि 2,13,000 रुपये का है ये। जो एक बेसिक टूल है, जो बेसिक नीड है हमारी फोरेंसिक की, या इसको बैकबोन भी बोल सकते हैं, ये बैकबोन है हमारे इसकी फोरेंसिक की। ये दिखता कैसा है वो मैं दिखा देता हूँ, इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो टूल है। यहाँ देख सकते हो, साटा डिटेक्ट हो सकती है, यहाँ से आईडी डिटेक्ट हो सकती है, यहाँ से होस्ट डिटेक्ट है, ये राइट ब्लॉकर का है, और ये एक्टिविटी है अलग अलग, मतलब कि यहाँ साटा के पोर्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से कनेक्टर है, ये पावर केबल्स हैं और वो सब है। ये इसका बटन दिया हुआ है। फिर यहाँ पे ये फैन लगे हुए हैं इसमें, ताकि जब भी ये वो करे, प्रोसेस करे, तो इसको ये गर्म हो करके खराब ना हो जाए। फिर ये डीसी इन है, यहाँ पे वो दिया हुआ है, सब उसकी लाइट्स हैं कि वो अच्छे से वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। हम इसी से राइट ब्लॉकर का एज अ राइट ब्लॉकर भी यूज कर सकते हैं इसको, और एज अ इमेजिंग टूल भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हो, जो हमारे बेसिक जो हमारी नीड्स रहेगी, एक तो ये किट हो गई हमारी सबसे पहली फोरेंसिक टूल किट, और फिर इसके बाद में जो हमारा वर्क स्टेशन है वो हो गया। तो ये लगभग मिला करके हमारी अच्छी खासी कॉस्ट बना देता है। तो अब ये कैसे लगता है, इसमें कनेक्ट कैसे होता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। इस टाइप से ये कनेक्ट होता है, जैसे ये कनेक्टर लगे हुए हैं दोनों,
ये एक राइट ब्लॉकर का है, एक साटा का है, तो ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिटेल्स दी हुई हैं इसने, जो भी इसका है टेबलो का। अगर ये चाहिए तो मैं ये भी भेज देता हूँ आपको पीडीएफ, अगर देखनी है तो। अगर लिंक चाहिए तो लिंक दे देता हूँ। चाहिए, देखना है तो बाद में। सो तो नहीं गए गाइस? नहीं सर, नहीं सर। यही दिखा दो, रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। हाँ हाँ, चल, इसकी वारंटी और वो सब भी दिया हुआ है इसमें। तो ये एक बार अगर आपको देखना हो, आप इच्छुक हो एक बार देखने के, या अगर आपको लेना भी हो आगे चल के, तो देख सकते हो इसको। अच्छा टूल है। जो हमारी फोर्सेज बोल रहा हूँ, जो हमारी एनएफएसएल और ये सब जो टीम्स होती हैं इनकी, ये भी यही यूज करती हैं टेबलो का। ये स्क्रीन जो स्क्रीन टच जो हमारा होते हैं जैसे, वो है एक। अब पोस्ट, इसके बाद आता है पोस्ट इन्वेस्टिगेशन फेज। ये तो आ गया इन्वेस्टिगेशन फेज, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन फेज में बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे भी आपको उसमें, कि क्या क्या रहता है। अब पोस्ट इन्वेस्टिगेशन फेज में क्या होगा, हमारी रिपोर्टिंग होगी इसमें, और जो हमारा कोर्ट में केस चलेगा, वहां पे जो हियरिंग होगी, तो हमें वहां पे भी जाना पड़ता है कि किस टाइप से क्या क्या डेटा है उनकी ब्रीफिंग देने के लिए। ठीक है, वो रहेगा पोस्ट इन्वेस्टिगेशन फेज में। अब इसमें जो रिपोर्ट बनती है, वो रिपोर्ट मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे कैसे बनती है, कैसे दिखती है वो। जो हमारी रिपोर्ट बन करके जाती है, वो इस टाइप से बन के जाती है, डिजिटल एविडेंस फॉरेंसिक रिपोर्ट। एजेंसी का केस नंबर आएगा यहाँ पे, कि केस नंबर क्या है हमारी एजेंसी का। अब मान के चलो कोई प्राइवेट कंपनी है, तो उसका वो यहाँ पे अपना केस नंबर लिखेगी। ओरिजिनेटिंग एजेंसी केस, अब मान के चलो कभी कभी क्या होता है, मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया होगा, कि एक एजेंसी को दिया था काम, किसी एक लैब के पास गया था काम होने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब उस इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, कुछ उसको प्रॉब्लम लगी, या कोर्ट में उसके खिलाफ जो डिफेंस लॉयर है उसने कुछ भी मतलब कि ऑब्जेक्शन कर दिया उस एविडेंस पे, तो वो दूसरी अगर किसी एजेंसी के पास या किसी दूसरे लैब के पास भेजा जाता है, तो उस केस में यहाँ होगा ओरिजिनेटिंग का नाम जो चेंज हो जाएगा, और जो एजेंसी का केस है वो अलग हो जाएगा। अब अगर ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे दोनों सेम आ जाएगा। डेट और टाइम रिपोर्ट कंप्लीटेड, कब रिपोर्ट कंप्लीट हुई है। अब मान के चलो इंसिडेंट हुआ था 3 महीने पहले, अब हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था 3 महीने तक, और हमने रिपोर्ट बनाई है अब रिपोर्ट कब कंप्लीट हुई है, वो टाइम और उसका टाइम और डेट, वो सब आ जाएगा। अब इंसिडेंट अक्कड़, अब इंसिडेंट हुआ कब था, तो अब मान के चलो जो वो इंसिडेंट अगर 3 महीने पहले हुआ था, तो यहाँ पे वो 3 महीने पहले की डेट और टाइम आ जाएगा। अब फिर अगर हम आगे ये देखते हैं टाइप ऑफ रिपोर्ट कौन सी है, इनिशियल है या हमारे पास ट्रांसफर होके केस आया है, या उसके बाद में अगर कोर्ट में वो पहले से रिपोर्ट जा रखी है और री इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है, तो वो बताया जाएगा यहाँ पे कि अब इसने इनिशियल लिख रखा है यहाँ पे इसमें, कि स्टार्टिंग की है, तो वो अब एविडेंस सबमिटेड, जो जो एविडेंस थे उसके यहाँ पे हैश नंबर, जो उसको नंबर हमने दिए थे उसके रिगार्डिंग जो भी डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे लिखा जाता है। अब सॉफ्टवेयर जो हमने यूटिलाइज किए हैं, जो फोरेंसिक टूल्स हमने यूज किए हैं एग्जामिनेशन के लिए और रिकवरी के लिए और सब चीज़ों के लिए, वो यहाँ पे आएगा। अब उसके नंबर, और यहाँ पे उसके रिगार्डिंग जो भी स्पेसिफिकेशन है, उसके वर्जन और जो भी चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पे लिखा जाएगा। अब उसके बाद में अब ये बताया जाता है कि फोरेंसिक इमेजिंग की गई है, उसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स है, गवर्नमेंट ऑन फोरेंसिकली रिवाइव्ड हार्ड ड्राइव। अब उसमें हमने जो डेटा स्टोरेज के लिए यूज की है, जो डिस्क यूज की है जिसमें हमने इमेजिंग की है, वो कौन सी थी, कैसी जो ड्राइव थी, वो कैसी ड्राइव थी, गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट ऑन करती थी, या कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑन ऑन करती थी, तो किसकी थी वो, तो वो इसमें बताया जाता है। फिर इसमें उसमें कोई वायरस या कोई मालवेयर तो नहीं मिला, वो यहाँ पे बताया जाएगा। कोई उसका बायोस एग्जामिनेशन हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो जो डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे लिखी जाएंगी। फिर यहाँ पे एविडेंस डिस्पोजिशन। अब जो फोरेंसिक जो हमारे एविडेंस है, उसको
कहाँ हमने कहाँ पे रखा, क्या क्या उसके रिगार्डिंग जो चेन ऑफ कस्टडी की जो डिटेल्स होंगी वो यहाँ पे आ जाएगा कि किसने किसको डिपॉजिट किया, किसको दिया, कब दिया, किस टाइम पे दिया, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी जाएंगी। फोरेंसिक एग्जामिनर कंक्लूजन, अब जो हम कंक्लूड करेंगे कि उसमें जो हम आर्टिफैक्ट एनालाइज कर रहे थे, जो एविडेंस था, उसमें हमारे को आपने एक चीज देखी होगी, आपने कभी भी उसमें जो हमारी लैब होती है, जहाँ कभी भी आपने ब्लड रिपोर्ट करवाई होगी किसी लैब से या किसी भी उससे, तो उसमें जो एनालाइज करता है वहां पे, जो लैब में बैठा होता है, जो उसमें आपकी रिपोर्ट बना करके देता है उसको, वो अपना भी एक नीचे रिव्यू लिखता है, उसमें डिस्क्रिप्शन लिखता है। और जो उसमें अगर कुछ, अब मान के चलो एक रिपोर्ट है, ब्लड रिपोर्ट है, उसमें एक प्रॉपर किसी टाइप के सेल उसको ज्यादा मिले हैं, अब मान के चलो लिकोसाइट सेल होते हैं उसमें, एक ब्लड में लिकोसाइट सेल की काउंट बढ़ रखी है, व्हाइट सेल, व्हाइट ब्लड सेल है उसकी काउंट बढ़ रखी है, तो उसको वो हाईलाइट करके देता है या उसको उसको मार्क करके देता है बोल्ड लेटर्स में, ताकि डॉक्टर को वो रिपोर्ट है उसको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। तो वही एक टाइप से हम इसमें देते हैं। फोरेंसिक एग्जामिनर जो है उसका क्या कंक्लूजन है, वो क्या बता रहा है कि उसमें कुछ जो प्रॉब्लम है वो थी या नहीं थी, जो जिसके खिलाफ में जो एविडेंस है वो सही है या नहीं है, वो सारी चीजें इसमें हम देते हैं कि वो गिल्टी है या नहीं है, हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं उसमें। तो उसके अकॉर्डिंग जो जज है वो उसको उस एविडेंस को रखता है और उसको उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन देता है। फिर उसके साथ में अगर हमें कोई अटैचमेंट करनी है, जैसे कि कोई पीडीएफ मिली है या कोई वीडियो मिली है या किसी टाइप का कोई हमें जेपीजी फाइल मिली है या कुछ भी, हमें अगर कोई अटैचमेंट है तो वो उसके साथ अटैच किया जाता है। और डिजिटल फॉरेंसिक एग्जामिनर, अब एग्जामिनर था कौन, उसके सिग्नेचर होंगे, उसका नाम होगा, वो सब चीजें उसके रिगार्डिंग डिटेल्स रहेंगी। समझ में आया एक रिपोर्ट कैसे तैयार होती है? यस। ये रहता है पोस्ट इन्वेस्टिगेशन फेज। अब एक बार इसको फिर से रीड करो, ये दोबारा से जो की स्टेप्स आए हैं इसको एक बार रीड करो, तब तक मैं थोड़ा टी ब्रेक लेता हूँ। फिर उसके बाद अगर इसमें कुछ आपको लगे, कुछ प्रॉब्लम लगे तो मेरे को बताना। रीड हो जाए तो मेरे को एक बार बता देना। हो गया सर। सभी का हो गया? सपना, राहुल, सपना, राहुल, यस सर। इसमें कुछ पूछना तो नहीं है ना? नो सर। सर ये ऑटोप्सी, एफपी के ऑटोप्सी, सर ये क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर है कोई? हाँ, ये हम सॉफ्टवेयर हैं और ये टूल्स आते हैं
जो हम यूज करेंगे आगे। एफटीके यूज करेंगे इमेजिंग के लिए, ऑटोप्सी यूज करेंगे उसके लिए एनालिसिस के लिए। एक्सविज आता है, ये भी एनालिसिस टूल ही है एक टाइप से, लेकिन हम सो ये ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक टूल्स हैं। ऑटोमेटिक तो हम क्या बोलेंगे, ऑटोमेटिक ये मतलब कि खुद से निकालता है, हम बस उसको कमांड देते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। मैनुअली होता है एक टाइप से, सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं जो मैंने इसमें डाले हैं। जो मैंने आपको टेब्लो का जो अभी राइट ब्लॉकर और वो सब दिखाया था, वो सब था जो फिजिकल टूल और जो हमारे हार्डवेयर टूल्स होते हैं वो। समझ में आया? अब ये टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स हैं। सॉरी, अब इसमें जो टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम है जो अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं जनरली: हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर बुलिंग, रैनसमवेयर अटैक, फाइनेंशियल फ्रॉड और साइबर टेररिज्म। अब मेरे को एक चीज बताओ, हैकिंग आपको पता है, फिशिंग आपको पता है, आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में पता है क्या होता है? कौन सा टैक्स है? आइडेंटिटी थेफ्ट। हाँ सर, उसमें हम किसी और की आइडेंटिटी दे देते हैं और सब चीज़ें करते कि हम कोई और है। राहुल सपना, आपको पता है कि आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? नहीं सर। हैं? जैसे मतलब किसी की पहचान चुरा लेना। हाँ, साइबर बुलिंग। सपना, साइबर बुलिंग क्या होता है पता है? अगर किसी को परेशान करना फोन मतलब किसी मीडिया के थ्रू या कोई भी साइट मतलब फोन के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, हाँ, सोशल नेटवर्किंग। हम लोग डेली देखते हैं, जैसे कि हम किसी को भी किसी कमेंट सेक्शन में जा करके कुछ भी ऐसा अनाप शनाप लिखते हैं या कुछ भी उसको इस टाइप से होता है, तो वो साइबर बुलिंग में आता है। वो भी एक टाइप का हैरेसमेंट है, तो वो नहीं करना होता है हमें। तो इसके बाद में आता है फिर रैनसमवेयर अटैक, आपको पता है। फाइनेंशियल फ्रॉड भी आपको पता है। साइबर टेररिज्म क्या होता है वो मेरे को कोई एक्सप्लेन करेगा आप में से, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रूशियल चीज है। ये सर, जब कोई टेररिस्ट ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करता है जो जो क्रूशियल होते हैं, हॉस्पिटल्स के, पावर ग्रिड्स हो गई, मीडिया हो गई, जैसे अभी ईरान इसराइल की चली रही है, हम्म। वहाँ पे भी हो ही रहा है। हॉस्पिटल्स बंद हो गए थे, मीडिया हैक हो गया, हम्म। जिससे प्रोपेगेंडा फैला सकें कोई भी अपना। हम्म। राहुल सपना, आप में से कोई, आपके अकॉर्डिंग क्या है साइबर टेररिज्म? साइबर थ्रेट। साइबर टेररिज्म, साइबर थ्रेट नहीं। सर साइबर बेसिकली हम्म, किसी कंट्री को या फिर किसी टेररिस्ट काइंड ऑफ एक्टिविटी, लाइक कोई डेटा, गवर्नमेंट का कोई डेटा या कुछ ऐसा कुछ अपने उसमें करना है, उसके बाद उसकी डिमांड करना, लाइक दैट। वो तो रैनसमवेयर में हो जाएगा। अगर अच्छा मैंने सर। जैसे डेटा इनक्रिप्ट कर दिया और उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को पैसे दो, तो रैनसमवेयर हो जाएगा, वो तो रैनसमवेयर में चला जाएगा। अगर मैं पैसे मांग रहा हूँ या कुछ भी अपनी डिमांड पूरी करवा रहा हूँ तो वो। सो डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट्स या कोई भी इंडियन मतलब कहीं भी किसी भी कंट्री की किसी भी डायरेक्ट साइट्स को ब्लॉक कर देना, उसको बफर ओवर मतलब कुछ भी करवा देना, हाँ, ये हो टेररिस्ट अटैक परफॉर्म कर देना साइबर मतलब वेबसाइट्स और मोबाइल्स और इनके थ्रू। ये हो सकता है। अब इसमें क्या होता है ना, अब इसमें क्या बोला जाता है, अटैक ऑन क्रिटिकल सिस्टम्स। जो क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, जिनके ऊपर जिनसे कि मान के चलो ज्यादा जो लोग हैं, जो आम जनता है, जो नॉर्मल पीपल्स हैं, और उनको ज्यादा परेशानी देखने को मिले। अब मान के चलो किसी हॉस्पिटल पे कोई अटैक हुआ है,
चाहे वो रैंसमवेयर अटैक हो या किसी भी टाइप का कोई अटैक हुआ, और उसने क्या किया, वो उससे डेटा चुरा लिया या उसको उस जो हॉस्पिटल का जो डेटा है उसको इनक्रिप्ट कर दिया या कुछ भी उसके साथ किया। और उससे क्या हुआ कि जो डॉक्टर्स हैं या जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो, और जो पेशेंट है वो अपना डेटा अगर नहीं देख पा रहा या उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, वो जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो वो क्या होगा, वो साइबर टेररिज्म में आएगा। उससे बहुत सी जो जानें हैं वो जा सकती हैं, क्योंकि किसी का भी मेडिकल रिकॉर्ड है वो एक क्रूशियल चीज हो जाती है, एक क्रूशियल डेटा होता है वो, जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है उससे बहुत सी चीजें जो है हम मान के चलो, उससे कुछ केमिकल वेपन जो होते हैं वो भी बनाए जा सकते हैं और वो सब भी हो सकता है। और अब कभी कभी क्या होता है, जो जनरली हम छोटी जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज में तो नहीं होता है ये चीजें, जो बड़ी फैमिलीज जो होती हैं जैसे अमीर जो घराने होते हैं उनमें देखने को मिलता है, जो मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, अगर किसी को भी अगर छोटी मोटी कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी है या कुछ भी उसमें कोई दिक्कत है, तो उनमें उनके मेडिकल रिकॉर्ड जो होते हैं, जो उनके राइवल्स होते हैं वो मेडिकल रिकॉर्ड्स निकलवाते हैं। अब उन मेडिकल रिकॉर्ड से क्या होता है, उन मेडिकल रिकॉर्ड्स का यूज करके वो क्या करते हैं, जिस चीज, अब मान के चलो वो किसी चीज से एलर्जिक है, अब वो पीनट से एलर्जिक है, तो वो पीनट्स को उसने क्या किया, जो राइवल होगा वो कोई बंदा हायर करेगा, जैसे आपने शायद से मूवीज में उसमें, और जो सीरीज जो हमारी सीरीज आती है उसमें आपने देखा होगा, वेब सीरीज में भी, कि किसी बंदे को हायर किया, जो उसको वहां पे भेजता, वो जॉब देता है, जॉब के लिए भेजता है, उसको सर्वेंट एज अ सर्वेंट बना करके, और वो उसको कुछ ना, वो पीनट को ही उसको धीरे धीरे बहुत ही लो क्वांटिटी में देता रहता है। तो वो उस टाइप से उसका जो उसका साइबर बोल रहा हूँ मैं, जो मेडिकल रिकॉर्ड है यूज कर सकता है वो उसके खिलाफ। तो इस टाइप का हो गया। अब मान के चलो पावर ग्रिड पे कोई अटैक हुआ है, तो जो आम जनता है वो उसको उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही, तो वो भी परेशान, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारी कंपनियां चल रही हैं वो भी, उनको भी उनके पास भी बड़े बड़े पावर कट्स होंगे, तो वो भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे भी लॉस होगा, पूरी कंट्री को लॉस होगा। और उसका जो इफेक्ट है वो जीडीपी और जो आम लोग हैं वो सब पे, जो सर्विसेज अलग अलग सर्विसेज हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब जो चीजें होती हैं ये सब साइबर टेररिज्म में आती हैं। समझ में आया कि साइबर यस। टेररिज्म क्या है? अब इसमें क्या होता है कि अब मान के चलो साइबर टेररिज्म में, अब अगर हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि किसी की जान जा सकती है, या एक मास लेवल पे लोगों को नुकसान हो रहा है, या कोई सर्विस एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो वो सब चीजें साइबर टेररिज्म में आएगी। वो चाहे कुछ भी हो, अगर हम डिजिटली उसको कुछ कर रहे हैं तो वो सारा कुछ साइबर टेररिज्म में आएगा। ठीक है, ये कुछ कॉमन चीजें जो साइबर क्राइम्स हैं हमें देखने को मिलते हैं हमारे साइबर फॉरेंसिक केसेस में। फिर इसके बाद आता है एक्सवीज बोल रहा हूँ, फेजेस, जो अलग अलग फेजेस हैं, ये मैं पहले बहुत बार आपको बता चुका हूँ, आप भी बोर हो चुके होगे इन चीजों से, तो इसको छोड़ते हुए हम आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ साइबर इन्वेस्टिगेशन। अब जो मेन जो हमारे इसमें प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे साइबर इन्वेस्टिगेशन के जो मोस्ट कोर है हमारे इन्वेस्टिगेशन में, एक बार इनको देखो आप कि ये क्या क्या है और क्यों यूज हो रहे हैं ये। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी समझ में नहीं आता या कुछ भी पूछना है तो आप पूछो। सर सर दुर्गेश सर, इनको बंदी करवा दो, ये ऑप्शन में नहीं, तो ये बोलते रहते हैं बीच में। तो इसमें फिर नेटवर्क दो इसको, वहां पे भी ऐसे ही बजते रहते हैं।
हो गया गाइस, ये क्या क्या है? तो मेरे को कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, है तो पूछो, नहीं तो हम्म, छोड़ दो। नहीं, नो सर। किसी को भी नहीं है? तो मेरे को एक चीज बताओ, जो कंप्लायंस विद लॉ है, ये क्या है? तीन है, तीनों लोग एक एक करके एक एक को डिफाइन कर दो अपनी मर्जी से, जो भी आपको अच्छा लगे। सर कंपाइलेंस विद लॉ वो है जो आपने बताया था कि ढेर सारे लॉज होते हैं कि लॉज जो कस्टडी होती है, जो इन्वेस्टिगेशन होता है, किस तरह हैंडल किया जा सकेगा, और जो भी हमें एविडेंस मिलते हैं जो कोर्ट में प्रेजेंट करने होते हैं उनको भी तरीका होता है। तो जो भी हैंडलिंग होगी, जो भी सब कुछ होगा वो लॉस के अकॉर्डिंग ही हो, तरीका को डॉक्यूमेंटेशन हो, कोर्ट में जाना पड़े तो वो एविडेंस को हम पेश करते हैं। ठीक है, सपना और राहुल, एक एक कोई भी एक्सप्लेन कर दो, मेंटेन इंटीग्रिटी और चेन ऑफ कस्टडी में से। हमारा बैच 3 से 5 का है ना? यस सर। कौन कौन आए हैं? आर्ची नहीं है, आदित्य है, अदनान नहीं है, गौरव भी नहीं है। गौरव ने मैसेज कर दिया था, उसको कहीं जाना पड़ रहा है। ख्याति नहीं है, प्रताप भी नहीं है, राहुल है, सपना भी है, शुभम नहीं है, सुमनप्रीत नहीं है। ओके, बताओ भाई, एक्सप्लेन करो। मेंटेन इंटीग्रिटी और चेन ऑफ कस्टडी क्यों जरूरी है और क्या है ये, कैसे होता है? थोड़ा बहुत जो भी आपको समझ में आ रहा है बताओ, क्योंकि मैंने अपनी 4 क्लासेस हो चुकी हैं इसी चीज पे। सर जो चेन ऑफ कस्टडी है, हम्म, मतलब वो क्राइम सीन से कोर्ट रूम तक वो डॉक्यूमेंट जो मतलब क्या कहते हैं उस जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, एविडेंस है, उन्हें प्रोटेक्ट करके ले जाना वहाँ तक। ओके। और सपना, मेंटेन इंटीग्रिटी को एक्सप्लेन कर दो एक बार, क्या होती है और क्यों जरूरी है? आज आदित्य का थोड़ा ना वॉइस डाउन लग रहा है, जैसे बीमार हो रखा हो या कुछ हो रखा हो। थोड़ा लो साउंड कर रहा है। हो सकता है सर। ऐसा लग रहा है जैसे सुस्ती आ रखी हो ना आज थोड़ी, एक्टिव नहीं लग रहा आदित्य। हो सकता है, खाना खा के रखा ना मैं एक मिनट। हो सकता है, होता है, क्योंकि ये 3 से 5 का है, ये लगता ही है, इसमें सुस्ती आती है, क्योंकि यस। लंच टाइम के बाद का है इसमें। नहीं, मैं 12 से 2 का बैच देख रहा था, वो मेरे को मिला नहीं। 12 से 2 का तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था मेरा, वो तो काफी आगे चला गया। चेन ऑफ कस्टडी में एक बार फिर से बता देता हूँ, ये डॉक्यूमेंटेशन है स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक का, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो एविडेंस से रिगार्डिंग हो, जो आर्टिफैक्ट हमें मिला है उसके रिगार्डिंग, या उस इन्वेस्टिगेशन फेज में जितना, मतलब कि जहाँ जहाँ से हमने
आइडेंटिफाई किया है आर्टिफैक्ट को, वहां से लेकर के कोर्ट तक पहुंचने तक का जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वो सारा का सारा चेन ऑफ कस्टडी के अंदर में आएगा। ठीक है, मेंटेन इंटीग्रिटी में आएगा। हर टाइप का जो किसी भी टाइप से उसको प्रिजर्व करके रखना, या उस डेटा को उसमें किसी भी प्रकार की अल्टरेशन को ना होने देना। लास्ट, शुरुआत से लेकर लास्ट तक जो डेटा ओरिजिनल है, ओरिजिनल को ओरिजिनल रखना, वो रहेगा डेटा इंटीग्रिटी में। उसके अलग अलग स्टेप्स हो सकते हैं, हमारे अलग अलग चीजें हम उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे हैशेस का यूज कर सकते हैं उसमें मेनली, और फेराडे बैग और राइट ब्लॉकर का यूज करते हैं हम, वो सब आएगा इसमें मेंटेन इंटीग्रिटी में। फिर आएगा कॉम्प्लायंस विद लॉ। मैंने जो लॉज में आपको बताए थे, अलग अलग लॉज जो हमारे लॉज बने हुए हैं एविडेंस को एक्वायर करने के, उसके पूरे प्रोसीजर को, पूरा प्रोसीजर और सब कुछ जो उसमें लॉज में डिफाइन किया गया है हमारे संविधान में, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उसको देखना होता है। सारा वो कंप्लायंस विद लॉ होना चाहिए, लॉ के साथ, लॉ के हिसाब से होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का हमें लॉ से बाहर नहीं जाना चाहिए, या उस जो हम वारंट्स और जो सब चीजें होती है वो होनी चाहिए। समझ में आया? अब लास्ट में एक ये हमारा ये रह गया, इसमें डिजिटल एविडेंस, या जो हमारे अलग अलग जो आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं जो हमें वहां पे देखने को मिलते हैं, अलग अलग जो डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो देखो कि क्या क्या हो सकते हैं। इनको रीड करो, देखो, अगर इनमें से कुछ समझ नहीं आता तो पूछो, और जैसे रीड हो जाए मेरे को बता देना। दिखाई दे रहा है क्या, या बड़ा करूं इसको थोड़ा? थोड़ा सा जूम कर दो। यहीं पे ठीक है। ये हो जाए तो फिर मेरे को बता देना, मैं फिर इधर से ऊपर कर दूंगा इसको दोबारा। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लो, तब तक इसको देखो क्या क्या है। राहुल, सपना, आप भी रीड करो। ये 6 हो गई, तो मैं ऊपर कर देता हूँ इसको। हो वैसे हाँ, अब इनको देख लो एक बार। यानी सर सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हम्म। ये सारे के सारे डिजिटल डिवाइसेस हैं जितने पॉसिबल हो सकते हैं। हाँ, नहीं, अगर इनमें से कुछ भी आपको पूछना हो कि कौन, अगर कोई समझ में ना आए कि ये क्या है, तो आप पूछ सकते हो। हम अगर साइबर फॉरेंसिक कर रहे हैं तो उसमें सब हमारे पास में डिजिटल डिवाइसेस ही रहेंगे, और इसके साथ में ये पोटेंशियल एविडेंस भी बताया होगा कि इसका ये क्या हो सकता है, कि किस टाइप से क्या, इसका क्या यूज हो सकता है, या क्या एविडेंस बन सकता है इसमें, वो भी बताया हुआ है।
हो गया गाइस, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। आगे ये इसमें टेलीफोन है, एक टेलीफोन आपको पता ही होगा। अभी ये देख लो, इनमें से अगर कुछ नहीं समझ में आता तो पूछो, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा बाद में। हो गया, कुछ पूछना है इसमें किसी को भी? नो सर। राहुल, कुछ पूछना हो? नहीं सर। ठीक है। पीडीए डिवाइसेस क्या होते हैं? कोई बताएगा आप दोनों में से? पीडीए डिवाइसेस। आदित्य, राहुल, नहीं पता? ये सर सामने छठे नंबर पे है। छठे नंबर पे तो है। होता क्या है? सर पुराने जमाने के मोबाइल फोन बटन वाले। वो तो फीचर फोन होते हैं, बटन वाले फोन तो। सर पीडीए और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, और ये डिवाइसेस सर मतलब ओपन मार्केट ओएस को सपोर्ट करते हैं, हाँ, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। हाँ, ये बेसिकली क्या था ना, ये हमारे ये आए थे हमारे 2000 के आसपास में चले थे शायद से। मेरे को एग्जैक्ट टाइमिंग याद नहीं है, लेकिन उस टाइम में ये चले थे। राहुल, माइक ऑफ कर, नॉइस आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ था, अब इसमें क्या होता था, ये पुराने डिवाइसेस थे जिसमें हम सब चीजें इसमें यूज कर सकते थे, जैसे कैलेंडर था, इंफॉर्मेशन जो, और दूसरी मतलब कि इंफॉर्मेशन जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस में होती है, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, फोन बुक, मैसेज, हम इसमें कर सकते थे। मतलब कि एक तरह से स्मार्टफोन ही थे, लेकिन स्मार्टफोन जितने ये स्मार्ट नहीं थे। तो एक ये थे, ये उस टाइम में यूज हो रहे थे, अभी ये यूज नहीं होते हैं। अब एक मेरे को पेजर बताओ, पेजर क्या होता है? शायद से आपने देखा होगा या कहीं ना कहीं सुना होगा, लास्ट, क्योंकि पिछले दिनों ये हेडलाइंस में भी था पेजर, और अभी पीछे कुछ मूवीज आई हैं उनमें भी था ये। पता है पेजर क्या था? सर ये वो बीपर बीपर वाले हैं? वायरलेस डिवाइस होते हैं सर कम्युनिकेशन के लिए। किस टाइप का क्या होता है ये, मेरे को मतलब कि क्या करता है, क्या इसके स्पेसिफिकेशन, या कोई केस हो या कोई मूवी हो जहाँ पे आपने देखा हो इसको?
या कुछ आपको पता हो किस केस में? पेजर लास्ट में सर उसका मतलब ब्लास्ट का ऐसा कुछ सुना था पेजर से कहीं इंसिडेंट ऐसा। कहाँ पे सुना था, कहाँ पे ब्लास्ट हुआ था या क्या था? सर ध्यान नहीं है, न्यूज में देखा था एक। वो मैं बताऊंगा केस अभी आपको। और किसी मूवी में देखा होगा। यस सर। मूवी पुष्पा में, सर। हाँ पुष्पा में है। और भी मूवी है एक, वासेपुर में है। तो काफी मूवीज में ये देखने को मिल जाता है हमें, जिसमें कि ये हमारे जितने भी इस टाइप के एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि पुष्पा हो गया या वासेपुर में जो वो बाकी जो ये लोग थे, और वो सब जो देखने को हमें मिलता है, या जो टेररिस्ट जैसे कुछ वो दिखाया जाता है, तो वहाँ पे ये चीजें यूज की जाती हैं। पेजर का मैं अभी केस आपको बताऊंगा। और इसमें आपको से मेरे को एक और चीज पूछना था। हाँ, एनआईसी। एनआईसी क्या है, जल्दी से बताओ अगर आपको पता है। नहीं तो फिर मैं आपको वो केस बता देता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास में कम ही बचा है। जल्दी बताओ सर एनआईसी वो क्या है। कंप्यूटर से नेट कनेक्ट करने के लिए, सर नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। हाँ, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जिससे कि हम वाईफाई और ये जो भी हमारे नेटवर्क के यूज कर पाते हैं, वो इसी के कारण होता है। और जो हमारा, हम बोलते हैं ना कि इसमें जो हमारा जो मैक एड्रेस होता है वो परमानेंट होता है, वो इसी के कारण होता है। वो इसी का ही एड्रेस होता है, मैक एड्रेस इसी का ही नंबर होता है, एनआईसी का। अगर हमें मैक एड्रेस चेंज करना है, या तो हम मैक चेंजर का यूज करते हैं, जो कि टेम्परेरीली करता है। और अगर हमें परमानेंटली मैक चेंज करना है, मैक एड्रेस चेंज करना है, तो हमें ये एनआईसी कार्ड चेंज करना होगा। ठीक है, समझ में आया। पेजर का जो आप ब्लस्ट वाला जो केस बता रहे थे, बेसिकली उस केस में क्या हुआ था, वो इसराइल ने किया था, एक कंडक्ट किया था एक ऑपरेशन हमास के खिलाफ। हमास और लेबनान में जो हुती विद्रोही जो जिनको बोला जाता है, उनके खिलाफ किया था वो एक अटैक, एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था। वहाँ की जो स्पेशल फोर्सेज है, स्पेशल फोर्सेस बोल रहा हूँ, मोसाद है वहाँ के, जो जैसे हमारी रॉ है एजेंसी, जिसे खुफिया एजेंसी बोलते हैं, तो वो वहाँ की है। जो हम मोसाद है, मोसाद ने क्या किया था, जो टेररिस्ट थे वहाँ पे, जो हमास के जो लोग थे और जो लेबनान में जो हूती थे, उन्होंने क्या, वो उस पे अटैक करते रहते थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि कोई भी मोबाइल फोन यूज नहीं करेगा, स्मार्टफोन यूज नहीं करेगा, क्योंकि ये ट्रैक होते हैं और ये नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, सैटेलाइट से इनको ट्रेस किया जा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको बंद कर दिया, स्मार्टफोन को यूज करना। और उन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया, शायद से पता नहीं साउथ कोरिया की कोई कंपनी थी, या हमारे इसकी कोई कंपनी थी, इसको क्या बोलते हैं, ताइवान की कंपनी थी। इन दोनों में से किसी एक कंट्री की कंपनी थी, जिसके पास जो अभी अभी भी बेजर बना रही थी, जिससे वो पहले भी वो खरीदते थे, लेबनान और जो हमास के लोग थे पैलेस्टाइन के। तो वो उन्होंने उनको एक ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर में क्या हुआ, उन्होंने कुछ पेजर मंगवाए। अब उन्होंने, जो मोसाद वाले थे, उन्होंने एक फेक कंपनी बनाई जर्मनी से। और जर्मनी से उन्होंने कांटेक्ट किया उससे, कंपनी से जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और उन्होंने उससे वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट चला गया क्योंकि वो कंपनी बंद कर चुकी थी पेजर बनाना। लेकिन तो उन्होंने एक फेक वो बनाई कंपनी, मोसाद ने। और उन्होंने बोला कि हम आपको बना करके रेडी करके दे देंगे वो सेम टू सेम पेजर। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सब कुछ है, हम आपके साथ कोलेबरेट करके बना देंगे। अब उन्होंने उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया, जो बैटरी होती है, मोबाइल की बैटरी होती है, उसमें एक माइनर छोटा सा एक एक्सप्लोजिव लगा दिया, जिससे कि, और उन्होंने एक उसकी क्वांटिटी इस टाइप से रखी कि अगर वो कहीं जहाँ पे अगर रखा हुआ है, उसके अगर किसी के हाथ में है, तो सिर्फ उसी बंदे को भी नुकसान पहुंचाए, किसी दूसरे बंदे को नुकसान ना ना पहुंचाए। अगर कहीं भीड़ भाड़ में अगर बंदा है, तो दूसरे लोगों का कोलेटरल डैमेज, आपने शायद से सुना होगा, कोलेटरल डैमेज बोला जाता है। कोलेटरल डैमेज कम से कम हो,
कि दूसरे किसी बंदे की जान को जान का नुकसान ना हो। तो उन्होंने क्या किया, छोटा एक वो रखा और उन्होंने एक इस टाइप का उसमें वो बनाया कि पहले उसमें एक मैसेज आएगा। मोसाद जब भी उसको कमांड करेगी, एक कमांड देगी कुछ, जैसे एक कमांड जो उसका एक कोड था जिससे कि वो एक्टिव होगा, जो एक्सप्लोजिव है। तो वो एक्टिव हो, जब वो जैसे ही वो कोड जाएगा जो उसमें, क्योंकि इसमें मैसेज आता है, सिर्फ एक रिटर्न मैसेज आता है कुछ छोटा सा, और उसी के एक वो होता है, वो जो अगर एक वो मैसेज आता है तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा, जो एक्सप्लोजिव है, जो उसने उन्होंने आईडी उसमें वो किया था, लगाया था। तो उसमें उन्होंने किस टाइप से रखा, उन्होंने बोला कि हम एक मैसेज भेजेंगे, तो उनको लगेगा कि किसी उसमें ग्रुप में से किसी का वो आया है, जो उनका जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से किसी ना किसी का कुछ मैसेज है। तो वो निकाल करके जैसे ही वो देखने के लिए फेस के पास लेके जाएगा, तो कुछ सेकंड, जैसे 3 4 या 5 सेकंड का उन्होंने कुछ गैप रखा, या कुछ इस टाइप का कुछ गैप रखा था कि वो जैसे ही फेस के पास लेके जाए तब वो एक्सप्लोड हो, ताकि जिस बंदे जिस जो टेररिस्ट है वो ही उसमें उसी उसी की जान जाए, किसी दूसरे बंदे की जान ना जाए। आपने इसमें एक चीज देखी होगी, मैं दिखाता हूँ। एक जो आपने फुटेज बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, उसमें जो मीडिया चैनल, जो मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने भी ये जो दिखाई थी, इजराइल पेजर, इसमें आप देख सकते हो, जैसे ये है, ये पेजर है, ये अटैक हुआ था वहां पे, ये देख रहे हो टूटा हुआ है बिल्कुल, ये एक्सप्लोड हुआ था, ये जला हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ था ये सब, यहाँ सीरिया में हुआ था, लेबनान में इतनी जगह हुआ था, तो ये सब। अब ये जो एक वायरल थी जो वीडियो हुई थी इसमें, कि यहाँ पे जो एक बंदा था वो किसी स्टोर में गया हुआ था, सब्जी वगैरह खरीद रहा था, उसकी पॉकेट में था वो। तो वो मैसेज आने के कुछ टाइम तक उसने नहीं निकाला कि वो देख लेंगे बाद में, हम कर देते हैं ना कि बाद में देख लेंगे, मैसेज आया है, कॉल आता तो हम उठा लेते हैं। अब इसमें मैसेज आया, इसने नहीं उठाया, तो इस यहाँ पे वो एक्सप्लोड हो गया था उसके पैर में ही। तो उसका जो पैर था वो बेकार हो गया, वो कट गया था, जैसे ये यहाँ पे हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो उसके यही सेम केस किसी का, जैसे किसी के हाथ में था तो किसी का हाथ फट गया, किसी का जो पैर अगर पॉकेट में था तो उसका पैर चला गया, तो इस टाइप से वो डैमेज हुआ। ये क्योंकि ये क्या हुआ था, ताकि कम से कम जो कोलेटरल डैमेज किया जा सके इसमें। और यही सेम वॉकी टॉकीज जो थे उनके साथ भी हुआ था, तो इस टाइप से ये यूज हुआ था। तो आज भी हमें कभी कभी जो कुछ केसेज है, टेररिस्ट केसेज है, उसमें ये देखने को मिल जाता है। समझ में आया कि किस टाइप से हम, जो ये पुराने जो हमें डिवाइसेस मिलते हैं, ये कभी कभी टेररिस्ट केसेस में हमें देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए इनको इनको भी हम देखते हैं, इनके बारे में भी पढ़ते हैं अभी भी। समझ में आया हबीबी? यस सर। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम चलेंगे फाइल सिस्टम और डेटा स्टोरेज के ऊपर, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस जो हमारे हैं उसके ऊपर चलेंगे। और एक बार आप फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ के आना, मैं उसके बारे में कुछ पूछूंगा आपसे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो सर आपका वीक ऑफ नहीं है? मतलब कि नेक्स्ट क्लास, मेरा मतलब है कि नेक्स्ट सर। क्लास हम ओके देखेंगे। सर। ठीक है, बाय गाइस, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।